Good morning to all of you, dear students. I think you all will be healthy and happy. Dear students, as you know that we are discussing about methods of determining reaction mechanism. अभिक्रिया की क्रियाविधि को निर्धारित करने की विधियों की हम बात कर रहे हैं. In this topic, we have talked about product analysis and identification of reaction intermediate in our last video. इस वीडियो में हमने उत्पाद विश्लेषण के साथ में मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान की बात की थी और इसके लिए आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट मध्यवर्ती का पृथक्करण के रूप में एक मध्यवर्ती की पहचान की एक विधि की हमने बात की थी. इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती की पहचान के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स और ट्रैपिंग ये दो और मेथड्स हैं जिनकी हेल्प लेकर हम मध्यवर्ती की पहचान करते हैं. आज इन्हीं विधियों के बारे में हम कुछ और नए डिस्कशन के साथ बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स. डियर स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रोमिति विधियों द्वारा किसी अभिक्रिया में अस्थायी मध्यवर्तियों की पहचान की जाती है. इसके लिए जो टेक्निक्स काम में ली जाती हैं वो कई प्रकार की होती हैं. इनमें एक है फ्लैश फोटोलाइसिस. किसी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के लिए डिजायर्ड टेम्परेचर रेंज में बनने वाले शॉर्ट लाइफ टाइम वाले इंटरमीडिएट्स की पहचान फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड द्वारा की जाती है. इस विधि में रिएक्टेंट्स को विजिबल या अल्ट्रावायलेट रेंज के फ्लैश के द्वारा रेडिएट किया जाता है, विकिरणित किया जाता है, जिससे वे एक्साइटेट हो जाते हैं. लेकिन एक्साइटेशन इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं होता है कि एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पे मतलब संपन्न हो सके. इस इरिवर्सिबल स्टेट में अस्थायी इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन किया जाता है उच्च सांद्रता में, उसका अधिक सांद्रता में उसका निर्माण किया जाता है. काइनेटिक स्टडीज़ के द्वारा इस इंटरमीडिएट की पहचान कर ली जाती है और इसकी भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज़ का भी हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, फ्लैश फोटोलाइसिस की तरह ही एक और टेक्निक है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. किसी अभिक्रिया में इंटरमीडिएट की पहचान HNMR या कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा के द्वारा आसानी से की जा सकती है. एक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के रूप में जो हम काम में लेते हैं हायर लेवल पर, वो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. किसी ऑर्गेनिक केमिकल अभिक्रिया में बनने वाले प्रोडक्ट के मास स्पेक्ट्रम के अध्ययन के द्वारा अभिक्रिया में बनने वाले इंटरमीडिएट्स की पहचान की जाती है तथा संभावित मैकेनिज्म भी प्रपोज की जा सकती है. मास स्पेक्ट्रम के अध्ययन के द्वारा जो हमें फ्रेगमेंटेशन पैटर्न प्राप्त होता है इस स्पेक्ट्रम में, उसके आधार पर मध्यवर्तियों की पहचान की जाती है. एक और टेक्निक जो हम काम में लेते हैं वो है ESR टेक्निक. ESR NMR की तरह ही ये ESR टेक्निक इस विधि के द्वारा भी इंटरमीडिएट्स की पहचान की जाती है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं. ऐसे मध्यवर्तियों की पहचान के लिए ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम काम में लेते हैं. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो बेंजीन के नाइट्रीकरण के दौरान जो नाइट्रोनियम आयन जो बनता है वो लेट मी टेल यू कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ही पहचाना गया था. नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बनता है और बेंजीन पर
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा नाइट्रेशन की रिएक्शन होती है। इंटरमीडिएट्स की पहचान के लिए एक और जो मेथड हम फोटो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के अलावा जो काम में ले सकते हैं वो है ट्रैपिंग या पिंजरण। कुछ रिएजेंट्स इंटरमीडिएट स्पीशीज के साथ रिएक्शन करके एडक्ट बनाते हैं, योगोत्पाद बनाते हैं। यह योगोत्पाद अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद से डिफरेंट होता है। इन रिएजेंट्स को पिंजरी कारक या ट्रैपिंग एजेंट्स कहते हैं तथा मध्यवर्ती को इस तरह प्राप्त करने की विधि को हम ट्रैपिंग कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कार्बोकेटाइन का ट्रैपिंग भी कई रिएक्शंस में होता है। विभिन्न प्रकार के कार्बोकेटाइन्स को रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के यूज के द्वारा ट्रैप किया जाता है। स्क्रीन पर हम एक एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं। इस रिएक्शन में इस जो C6H5CHX CH3 इस पर इसके बेस की रिएक्शन पर C6H5CHOH CH3 जो प्रोडक्ट बनता है, इस अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती बनता है, जिससे अन्य नाभिक स्नेही रिएजेंट्स के यूज के द्वारा जिसको हम ट्रैप कर लेते हैं। और इसी आधार पर इसकी मैकेनिज़्म हम स्क्रीन पर दिए गए अनुसार प्रपोज कर सकते हैं। C6H5CH ये X फर्स्ट स्टेप में ये X न्यूक्लियोफाइल के रूप में बाहर निकलता है और कार्बोकेटाइन C6H5CH प्लस CH3 बनता है, जिस पर हम न्यूक्लियोफाइल्स CN-OH- या NO3- के अटैक के द्वारा इनको हम ट्रैप कर लेते हैं और डिजायर्ड मैकेनिज़्म को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्री रेडिकल्स को भी हम ट्रैप कर सकते हैं। एल्किल मुक्त मूलकों का पिंजरण या ट्रिपिंग उनकी नाइट्रोसो यौगिकों के साथ अभिक्रिया करवाकर किया जा सकता है। जिस प्रकार कार्बोकेटाइन्स को ट्रैप करने के लिए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स से रिएक्शन कराते हैं, उसी प्रकार फ्री रेडिकल्स का ट्रैप करने के लिए नाइट्रोसो यौगिकों के साथ उसकी रिएक्शन हम करवा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में हमारे स्क्रीन पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार कार्बीन, बेंजाइन इत्यादि मध्यवर्तियों को भी हम ट्रैप कर सकते हैं। कार्बीन मध्यवर्तियों का पिंजरण एल्कीनों के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इनकी म्यूचुअल रिएक्शन के से योगोत्पाद का निर्माण होता है। और इसी प्रकार फॉर एग्जांपल राइमर टिमॉन अभिक्रिया में कार्बीन डाइक्लोरोकार्बीन जो मध्यवर्ती बनता है, उसके बनने को हम साइक्लोहेक्सीन के यूज के द्वारा उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेंजाइन का भी हम अगर पिंजरण करना चाहें तो बेंजाइन मध्यवर्ती डाइइनो के साथ डील्स एल्डरा अभिक्रिया देती है, अतः डाइइनो का यूज करके हम बेंजाइन को ट्रैप कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, इन दो मेथड्स के बाद में थर्ड मेथड जो हम किसी रिएक्शन की मैकेनिज़्म को आइडेंटिफाई या डिटरमाइन करने के लिए यूज में लेते हैं, वो है समस्थानिक मेथड, आइसोटोपिक मेथड। ये आइसोटोपिक मेथड काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसकी अगर हम बात करेंगे, किसी भी रिएक्शन में भिन्न प्रकार के जो आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक हैं, उनकी उपस्थिति के कारण उसकी अभिक्रिया अभिक्रिया के वेग में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको हम समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। किसी अभिक्रिया में किसी एटम की जगह उसका भारी समस्थानिक अगर हम यूज में लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट वही होगा, रिएक्शन की मैकेनिज़्म भी वही होगी, लेकिन रिएक्शन की रेट में अंतर आ जाता है और उस अंतर के उत्पन्न होने के प्रभाव को ही हम समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। आइसोटोप इफेक्ट या काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट
प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव, एक द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव। प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक व लिविंग ग्रुप के बीच बंध का क्लीवेज वाला स्टेप अभिक्रिया का रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। उन अभिक्रियाओं में समस्थानिक प्रतिस्थापन पर प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव हम देखते हैं। किसी अभिक्रिया में H परमाणु का प्रतिस्थापन ड्यूटेरियम D के द्वारा अगर करें तो समस्थानिक प्रभाव को हम KIE = KH/KD के रूप में लिखते हैं। KH जो है अभिक्रिया की गति जब सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और KD जो है वो अभिक्रिया की रेट को बताता है जब सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम प्रेजेंट हो। यदि किसी अभिक्रिया में CH या CD बंध विखंडन वाला पद ही अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद हो तो कमरे के टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर उसका जो KIE है आइसोटोपिक इफेक्ट की प्रेजेंस में जो रेट है उसका मैक्सिमम मान प्राप्त होता है। वो लगभग 7 के समथिंग होता है। इसका रीज़न यह है कि CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान CD बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान से कम होता है। इसलिए CH बॉन्ड CD बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा फास्टली या तेज़ी से टूटता है। ताप बढ़ाने पर KH/KD का जो वैल्यू है, मान है, वो कम होने लगता है। इसलिए इस प्रभाव के आधार पर अभिक्रिया की क्रियाविधि का निर्धारण किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार द्वितीयक सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की अगर हम बात करें तो वे अभिक्रियाएं जिनके लिए CH बंध विखंडन सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप जो बॉन्ड क्लीवेज है वो अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में सम्मिलित या शामिल नहीं होता है, इसके लिए द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव हम दृष्टि को देख पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप बॉन्ड क्लीवेज या टूट रहा है, विखंडित हो रहा है, तो प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट कहलाएगा। और अगर उस जो सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप जो का बॉन्ड टूटने वाला स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। ये स्टूडेंट्स, आइसोटोपिक इफेक्ट के 2 प्रकारों के बाद में हम आइसोटोपिक मेथड की बात करेंगे। तो लेट मी टेल यू दैट कुछ जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझने के लिए रिएक्टेंट्स या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की क्रियाशील स्थितियों पर उपस्थित परमाणुओं के संपूर्ण समस्थानिकों को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रतिस्थापित किए गए समस्थानिक को विशिष्ट विधियों द्वारा पहचाना जा सकता है। अतः इस विधि के द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि का निर्धारण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एस्टर का जो हाइड्रोलाइसिस है, जल अपघटन है, तो किसी भी एस्टर का बेस के द्वारा उत्प्रेरित जल अपघटन 2 मेथड्स से संभव है। एक एसिल और ऑक्सीजन बंध विखंडन द्वारा, दूसरा एल्किल और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज द्वारा। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट जो है वो एसिल और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज है, और सेकंड जो मेथड है उसमें सेकंड इक्वेशन में एल्किल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड विखंडित हो रहा है। एस्टर के जल अपघटन में बंध विखंडन की स्थिति को जानने के लिए H2O का उपयोग अगर हम करें, H2O में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 18, इसका ऑक्सीजन का समस्थानिक अगर हम लेते हैं तो जो आइसोटोपिक ऑक्सीजन है वो हम देख पा रहे हैं कि एल्कोहल वाले अणु में न जाकर कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले अणु में जाता है। इस प्रकार हम कन्फर्म होकर ये बता सकते हैं कि इसकी मैकेनिज्म में एस्टर के जल अपघटन में एसिल ऑक्सीजन बॉन्ड का विखंडन होता है, न कि एल्किल ऑक्सीजन बॉन्ड का विखंडन होता है। इस प्रकार
समस्थानिक के द्वारा हमने इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई किया है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट एक मेथड के रूप में हम क्लोरोबेंजीन का NaNH2 और NH3 के साथ इसकी रिएक्शन की बात करेंगे, जिसमें प्रॉपर मैकेनिज्म के बारे में हम समस्थानिक के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। जिसकी क्लोरोबेंजीन की NaNH2 और NH3 के साथ रिएक्शन पर एनिलीन जब बनती है तो इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है। Cl की जगह NH2 प्रतिस्थापित होता है। इस मध्य एवं मध्यवर्ती के रूप में बेंजाइन का निर्माण होता है। बेंजाइन के निर्माण को क्लोरोबेंजीन में क्लोरो समूह की ऑर्थो स्थिति या क्लोरो समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहाँ पे कार्बन 14 की लेबलिंग द्वारा समझाया जा सकता है। इसी प्रकार क्लेजन रीअरेंजमेंट में फेनिल एलिल ईथर का जो है के एलिल समूह का रिंग पर जो ट्रांसफ़र एलिल समूह के में प्रतिपन के साथ होता है, इसको भी हम कार्बन 14 लेबलिंग द्वारा ही आइडेंटिफाई इजीली कर पाते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये समस्थानिक प्रभाव के टाइप और समस्थानिक प्रभाव द्वारा मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का डिस्क्रिप्शन था। इसके अतिरिक्त दो और मेथड्स हम यूज में लेते हैं जो कि काइनेटिक स्टडी और स्टीरियोकेमिकल स्टडीज के नाम से जाने जाते हैं। बल गति के अध्ययन के द्वारा मैकेनिज्म को कैसे आइडेंटिफाई करें, अगर उसकी बात करें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के बलगति के अध्ययन द्वारा उसकी कोटि डिग्री का निर्धारण किया जा सकता है। अभिक्रिया की कोटि के आधार पर उसकी मैकेनिज्म का अनुमान लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, तृतीयक हैलाइड का जो जल अपघटन है उससे जो एल्कोहल प्राप्त हो रहा है, इस अभिक्रिया का बलगति के अध्ययन करने पर पता लगता है कि यह अभिक्रिया एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक या जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग अप्रभावित रहता है, अर्थात नाभिक स्नेही का आक्रमण वेग निर्धारक पद में सम्मिलित नहीं होता है। इस आधार पर अभिक्रिया की 2 स्टेप मैकेनिज्म जो है वो प्रपोज की जा सकती है। इसे हम SN1 के नाम से जानते हैं, जो कि प्रथम पद में जो स्लो स्टेप होने की वजह से रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जिसे हमने यहाँ स्क्रीन पर RDS के रूप में दिखाया गया है। और इस फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप के रूप में हैलाइड आयन निकलने से कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, और जिस पर सेकंड स्टेप जो कि फास्ट स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने से हमें अल्कोहल के रूप में डिजायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, स्टीरियोकेमिकल स्टडीज़ की अगर बात करें रेट या मैकेनिज्म डिसाइड करने में, तो वे केमिकल रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट का निर्माण त्रिविम समावयवों के रूप में होता है, उनके लिए त्रिविम रासायनिक अध्ययन के आधार पर एक उपयुक्त मैकेनिज्म प्रपोज की जा सकती है। एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार SN1 या SN2 को आइडेंटिफाई करने के लिए इस मेथड को बड़ी आसानी से यूज में लिया जा सकता है। SN2 मैकेनिज्म में प्रतिस्थापन के बाद स्टीरियोजेनिक सेंटर पर विन्यास का प्रतिपन हो जाता है, जिसे हम वाल्डन प्रतिपन के नाम से जानते हैं। यह इन्वर्जन तभी दिखाई देता है, पता दृष्टिगोचर होता है, जब प्रतिस्थापन का केंद्र एसिमेट्रिक की रेल केंद्र होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने विभिन्न मेथड्स की बात की जिनके द्वारा मैकेनिज्म को हम डिसाइड कर सकते हैं, और इसी डिस्कशन के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट हुई।
इससे रिलेटेड क्यूरीज को आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके पूरे में इस यूनिट को आप अच्छे से तैयार कीजिए। 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक क्वेश्चन हमें करना ही करना होता है और इससे जल्दी ही आपको इस यूनिट से रिलेटेड एक असाइनमेंट भी दिया जाएगा। तो तब तक आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लीजिए। और पिछले वीडियो की तरह ही आज फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आनंदम जो प्रोग्राम है उसको हम सभी को सीरियसली फॉलो करना है। फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को आवश्यक रूप से आनंदम कार्यक्रम के तहत अपनी एक डायरी मेंटेन करनी है, डायरी या रिकॉर्ड। उसमें सामाजिक हित में, पर्यावरण के हित में या दूसरों की भलाई के लिए या नैतिक दृष्टि से जो अच्छे कार्य हैं उन कामों को आपको करना है और उनको आपको डायरी में मेंटेन करते जाना है। उसी के आधार पे आपको 100 में से एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे। 100 मार्क्स का एक अलग आनंदम के नाम से एक पेपर होगा और जिसके मार्क्स आपको मार्कशीट में भी दिखाए जाएंगे। इसी के साथ आप अपनी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखेंगे। अगले वीडियो में कुछ नए डिस्कशन, नई यूनिट के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।